नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर एक टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है समूह सिद्धांत। समूह नाम आपने बहुत सुना होगा। समूह एक लोगों का एक कलेक्टिव एक रेस्पॉन्स होता है। अगर कुछ समान हित वाले लोग आप एक दूसरे के साथ एक समूह बनाते हैं। अब समान हित कौन से होते हैं? मान लीजिए कोई एक शिक्षक है, तो एक शिक्षक के जो हित होंगे वही हित दूसरे शिक्षक के भी होंगे, और जितने भी शिक्षक इस समाज में हैं उन सभी के हित उनके समान होंगे। तो वह सभी शिक्षक एक ग्रुप बना लेते हैं। इसी प्रकार एक मज़दूर होता है, जिसके जो हित होते हैं वह भी और मज़दूरों के समान होते हैं। इसलिए सभी मज़दूर आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से समाज में बहुत सारे समूह बन जाते हैं, जिनके अपने अपने हित होते हैं। इन हितों की पूर्ति के लिए वह हमारी जो गवर्नमेंट होती है उस पर दबाव डालते हैं। जो समूह जितना ज़्यादा मजबूत होता है वही समूह अपनी मांगें उतनी ही ज़्यादा मात्रा में गवर्नमेंट से मनवाने में समर्थ होता है। आइए आज हम समूह सिद्धांत को समझते हैं, इसके विभिन्न पर्सपेक्टिव्स को समझने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास मैं आपको करूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो समूह सिद्धांत को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि समूह सिद्धांत का आखिर महत्व क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न समूह होते हैं, और विभिन्न समूह इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारे यहाँ विविधता होती है, बहुलता होती है। जब विविधता होगी और बहुलता होगी तो सब जो सेम ग्रुप हैं वह अपने अलग अलग हितों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। जब अलग अलग समूह अपने हितों के लिए प्रतिस्पर्धाएं करेंगे तो वह राजनीति को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। अब जब वो राजनीति को प्रभावित करेंगे, क्यों करेंगे राजनीति को प्रभावित? ताकि उनका एक समूह का महत्व हो और वह निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें भागीदारी कर पाएँ। जब वह निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करेंगे तो वह अपने समूह के हितों की परवाह करेंगे और ऐसे नियम और निर्माण करने का प्रयास करेंगे जो उनके समूह के लिए फायदेमंद हो। आगे चलते हैं और देखते हैं कि समूह सिद्धांत के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। समूह सिद्धांत के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें सबसे पहला तत्व तो एक समूह होता है जो राजनीतिक गतिविधियों में विभिन्न हित समूहों की एक भागीदारी होती है। दूसरा, संघर्ष। जो अलग अलग समूह होते हैं वह संघर्ष करते हैं हितों के लिए। यहाँ पर संघर्ष जब होता है, टकराव होता है। अब ये टकराव क्यों होता है? देखिए, जो गवर्नमेंट होती है वह नीतियाँ बनाती है। जब वह एक ग्रुप की या एक समूह के हित में नीतियाँ बनाएगी तो कहीं ना कहीं दूसरे समूह के जो हित हैं वह कम होने के एक संभावना बनी रहती है। तो ग्रुपों के बीच में, समूहों के बीच में हितों में टकराव होता है। मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट एक समूह है, पूंजीपतियों का एक समूह है और एक समूह मजदूरों का है। अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है जो पूंजीपतियों के हितों में हो तो कहीं ना कहीं वह मजदूरों के जो हित हैं उनको कम करती है। जब वह पूंजीपतियों के हित में नियम और निर्माण होंगे तो मजदूरों के हित कम होंगे, तो इनसे दो पूंजीपति ग्रुप और मजदूर ग्रुप हैं उनके बीच में एक टकराव, एक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। दूसरा, अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट करती है शक्ति संतुलन। समूहों के बीच में शक्ति संतुलन का जो कार्य है वह गवर्नमेंट करती है, और शक्ति संतुलन बहुत ज़रूरी भी है एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए
रखने के लिए। दूसरी चीज़, एक प्रतिस्पर्धा होती है समूहों के बीच में कि कौन सा समूह अपने संसाधन, अपने हित, अपने लाभों को मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। आगे अगर बात करें कि आपने दो शब्द सुने होंगे, एक शब्द बहुलवाद और दूसरा समूह सिद्धांत। क्या अंतर है बहुलवाद में और समूह सिद्धांत में? बहुलवाद की अगर हम बात करें तो यह समाज में विभिन्न समूह, विचारधारा और हित होते हैं जो विभिन्न संसाधनों और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। बहुलवाद यह मानता है कि समाज में कोई एकल शक्ति केंद्र नहीं होता, बल्कि विभिन्न समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। वहीं अगर बात करें हम समूह सिद्धांत की, तो समूह सिद्धांत में समूहों के महत्व को मान्यता देता है समूह सिद्धांत, लेकिन इसका जो मुख्य फोकस होता है वह राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर होता है। समूह सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक प्रक्रिया में विभिन्न हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप्स सरकार पर अपने प्रभाव डालते हैं और नीतियों को प्रभावित करते हैं। अगर देखा जाए तो बहुलवाद जो है वह एक बड़ी अवधारणा है। बहुलवाद के अंदर बहुत छोटे छोटे समूह होते हैं, और अगर समूह सिद्धांत की बात करें तो समूह सिद्धांत राजनीति से और सरकार से अपने हितों की जो मांग है वह करता है। वह समूह सिद्धांत एक इंटरनल चीज़ है, और बहुलवाद एक ओवरऑल चीज़ है जो समूहों के, बहुत सारे समूहों को लेकर चलता है। और समूह सिद्धांत अपने हितों के लिए सरकार पर प्रभाव डालना और नीतियों को किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है, यह हम समूह सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं। और बहुलवाद में हम एक बहुत सारे समूहों का एक ग्रुप, बस बहुलवाद ये मानता है कि एकल चीज़ें नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कोई एक धारणा ये बोले कि जो संप्रभुता है वह एकल होती है और केंद्रीकृत होती है। जैसे कि आपने अलाइड थ्योरी पढ़ी होगी। अलाइड थ्योरी क्या कहती है? अलाइड थ्योरी कहती है कि जो शक्ति है वह एक ही केंद्र पर रहती है और विभिन्न समूहों में बटी हुई नहीं होती है। लेकिन बहुलवाद कहता है कि नहीं, जो सत्ता है, जो संप्रभुता है, जो भी शक्ति है वह विभिन्न समूहों में बटी हुई होती है, और सभी समूह अपने आप में एक ताकत रखते हैं सरकार में भागीदारी करने की, और वह करते भी हैं। तो बहुलवाद ये मानता है कि विभिन्न समूहों में बटी होती है जो भी शक्ति होती है, शक्ति का कोई एकल केंद्र नहीं होता। तो समूह सिद्धांत एक इंटरनल प्रोसेस, जैसे कि आप एक समूह ले लीजिए और समूह अपने हितों के लिए सरकार पर प्रभाव डालता है, उनकी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। अगर बात करें समूह सिद्धांत के अनुसार सरकार की क्या भूमिका है, तो समूह सिद्धांत के अनुसार सरकार की भूमिका एक मध्यस्थ की होती है जो विभिन्न समूहों के बीच संघर्षों को सुलझाने और संतुलन बनाने का प्रयास करती है। सरकार को विभिन्न समूहों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण करना चाहिए ताकि समाज में स्थिरता और संतुलन बना रहे। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक कॉर्पोरेट्स का समूह है, पूंजीपतियों का समूह है, और एक मजदूरों का समूह है। अगर गवर्नमेंट पूंजीपतियों के समूह के फेवर में नीति निर्माण करती है तो उसे कहीं ना कहीं मजदूरों के जो समूह हैं उनके साथ भी कुछ नियम उनके लिए भी बनाने होंगे ताकि दोनों के बीच में एक संतुलन की स्थिति बनी रहे, ना कि दोनों के ग्रुप्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए। अगर ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष की स्थिति बन जाएगी, और सरकार का काम है दोनों के बीच में संतुलन और स्थायित्व को बनाए रखना। तो इस कार्य को करेगी हमारी गवर्नमेंट। समूह सिद्धांत की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर लिमिटेशंस की बात करें तो जैसा कि समूह सिद्धांत कहता है कि सभी समूहों में शक्तियाँ होती हैं, लेकिन अगर माने कि सभी समूहों में शक्तियाँ समान नहीं होती। कुछ समूह अन्य समूहों से ज़्यादा एक पावर रखते हैं, और यह
बिल्कुल भी कहना सही होगा, बिल्कुल सही होगा कहना कि जो कॉर्पोरेट समूह होते हैं वह मजदूरों के समूह से ताकतवर होते हैं और उनके फेवर में जो नीति निर्माण होते हैं वह ज़्यादा होते हैं। इसीलिए एक डिफरेंस आ जाता है कॉर्पोरेट्स के समूह के बीच में और मजदूरों के समूह के बीच में। तो कुछ समूह एक ज़्यादा ताकत रखते हैं और गवर्नमेंट उन्हीं समूहों की ओर झुक जाती है। इस तरह से यह एक लिमिटेशन है समूह सिद्धांत की। समूहों के बीच में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनती है। देखिए, समूहों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। अब प्रतिस्पर्धा जब ज़्यादा होगी तो जो राजनीतिक है वह अस्थिर हो जाएगी। ठीक है। अब व्यक्तिगत नेतृत्व की भूमिका की अनदेखी होती है। व्यक्तिगत नेतृत्व भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन समूह सिद्धांत समूहों पे ज़्यादा बल देता है, इसलिए वह कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत जो नेतृत्व होता है उसकी अनदेखी कर देता है। अलग अलग समूहों की प्राथमिकताओं में अंतर होता है, बिल्कुल, और सत्ता के केंद्रीकरण की संभावना बढ़ती है। सत्ता के केंद्रीकरण की संभावना इसलिए बनी रहती है क्योंकि एक समूह जब ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा तो वह अपने सभी जो नियम और निर्माण हैं उनको अपनी फेवर में करने का प्रयास करेगा। जब वह अपने फेवर में सभी नियम और निर्माण का करने का प्रयास करेगा तो कहीं ना कहीं सत्ता के केंद्रीकरण की संभावना बनी रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको समूह सिद्धांत के बारे में एक अच्छी नॉलेज मिली होगी और ऐसी ही रिलेटिव जो इन्फॉर्मेशंस से भरी हुई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।